नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने कप्तान प्रेमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में सामूहिक दुष्कर्म के संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 15 घंटे में मुख्य आरोपी को दबोच लिया। घटना 9 अगस्त को धनपुरा पथरी में हुई, जहां शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को गांव के युवकों ने एंकर फैक्ट्री के पास सुनसान मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया। मामला 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के कारण शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की जा रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक देहात के पर्यावरण में कई टीमों का गठन हुआ। 10 अगस्त को पुलिस ने मुख्य आरोपी को रेलवे स्टेशन पथरी से गिरफ्तार किया। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और शेष 2 फरार आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना हैं। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल समेत पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये बात आई थी, तत्काल पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत किया था और जो भी इसमें नामजद अभियुक्त थे उनको पुलिस ने तत्काल उनकी धरपकड़ की कोशिशें लगातार हमारी चल रही थी। इसी बीच कल एक जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम का रहा है, उसकी अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा की गई है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था। देखिए, ये अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ मामला था और इसमें क्योंकि कानून अपना काम अपने तरीके से करता है और लड़की क्योंकि नाबालिग थी, पोक्सो का अभियोग था, इसलिए पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की गई है वो इसमें की गई है। फिलहाल गांव में कोई विवाद की स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस के द्वारा भी लगातार सभी चीज़ों पर समीक्षा भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है। चलिए अब खबर मसूरी से, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लंडौर बाजार स्थित पुलिस चौकी पर एक विशाल पेड़ गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पेड़ गिरने से चौकी के पास खड़ी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कांस्टेबल सुनील कुमार और उनका परिवार बाल बाल बच गया। सुनील कुमार ने बताया कि उन्होंने पहले ही वन विभाग को पेड़ की खराब हालत की जानकारी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद नायब तहसीलदार कमल राठौर मौके पर पहुंचे और बताया कि बारिश के कारण कई पेड़ों की जड़ें कमजोर हो गई हैं, जिससे खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग वन विभाग की लापरवाही से नाराज हैं और शहर भर में कमजोर पेड़ों की जांच व काटने की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी उसके आसपास के क्षेत्र में देर रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश से जहां जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है, वहीं सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस दौरान नैनीताल जिले में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां रामनगर के धनगढ़ी नाले में बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसने नाले के पास खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं कई जगह नाला उफान पर होने के चलते ट्रैफिक भी रुक गया। पहाड़ों पर भी भूस्खलन हो रहा है और नगर निगम और प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र में नालों को खोलने में जुटी हुई हैं। वहीं नदी नालों के पास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की जा रही है। एसडीएम विवेक राय का कहना है कि अलर्ट के चलते नैनीताल जिले में तेज बारिश हो रही है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की है। 24 घंटे का अलर्ट प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में हमने सभी थाने चौकियों, पटवारी, कानून, तहसीलदार, एसडीएम सभी को अलर्ट मोड में रखा है। सभी अभियंत्रण विभाग की टीमें जो है अलर्ट मोड में है। लगातार बारिश हो रही है। भनोल नाले में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, धनगढ़ी नाले में भी बहुत ज़्यादा पानी है। धनगढ़ी नाले के पास एक दुर्घटना हुई है। एक बस जो है वो ढाल पर 2 खड़े बाइक सवार को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। 2 घायलों को हम एसटीएच में रिफ़र किए हैं, वहाँ पे भर्ती कराया गया है। सभी हमारे जनपद के सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि नदी नालों के पास मत जाएं। अगर आवश्यक नहीं है तो यात्रा मत करें, अपने को सुरक्षित रखें। हर जो हमारा पानी
से संबंधित नदी नाला कोई भी जो है स्थान है उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, इसलिए अपने को सुरक्षित रखिए, घरों में रखिए। धन्यवाद। अब खबर देहरादून से है, जहां 11 अगस्त को समुद्र तल से 1274 फीट की ऊंचाई पर स्थित द्वितीय केदार के नाम से विख्यात श्री तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार रखरखाव हेतु श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने प्रयास तेज कर दिए हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि श्री तुंगनाथ मंदिर के संरक्षण और रखरखाव हेतु बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद दिल्ली और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की बीकेटीसी को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और CBRI की टीम मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर चुकी है। तो अब खबर देहरादून से ही, जहां भारी बारिश और आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोमवार को जिलाधिकारी देहरादून ने आपदा कंट्रोल रूम से सीधे तौर पर हालात की निगरानी की और विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों से पल पल की जानकारी ली। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही पानी के तेज बहाव, भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पर विशेष नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सावधानी बरतें और आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बढ़ेंगे आगे। धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि अब तक 1278 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 5 लाख की अनुग्रह राशि वितरण शुरू हो गया है। पुनर्वास हेतु सचिव राजस्व की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अब तक 43 लोग लापता हैं, जिनमें सेना के 9 जवान, धराली के 8, बिहार के 13, यूपी के 6 और 29 नेपाली मजदूर शामिल हैं, जिनमें से 5 से संपर्क हो चुका है। लिमचिया घाट में वैली ब्रिज बनाकर भारी मशीनें डुबरानी पहुंची गई हैं। सड़क मरम्मत कार्य जारी है और जल्द बहाली की उम्मीद है। भीगरथी पर बनी झील से सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम ने पानी निकालना शुरू कर दिया है। मेडिकल कैंप व राहत टीमें भी सक्रिय हैं। आसपास के गांव हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे यूजे विनल और सिंचाई पानी को हटाने का कार्य प्रारंभ कर चुकी है झील से। कल मैनुअली इन्होंने थोड़ा सा पंचर किया था और आज उम्मीद है कि इसमें हमको अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा। उन्होंने इसको हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच 5 किलोमीटर पैदल मार्ग में हमने अपनी एक हेल्प पोस्ट लगा रखी है और SDRF और वायरलेस की भी व्यवस्था वहां कर दी गई है। इसके अतिरिक्त डबरानी से सोनघाट के बीच खच्चरों के माध्यम से हमने गैस के सिलेंडर को भेजना शुरू कर दिया है और लोगों को पैदल मार्ग में राहत कर्मियों की समान आवाजाही के लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है और मेडिकल कैंप भी वहाँ एक लगा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको देखें। देखिए, इसमें हमने अभी अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर हैं और हमने अपने एक पुराने यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर थे मिस्टर पटवाल, उनको भी यहाँ पर चंपावत से बुलाया गया है स्पेशल ड्यूटी पर। उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आसपास के गाँव हैं, हमारे जो प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनसे वो तत्काल संपर्क करें। DPRO को भी बोला गया है कि प्रधानों से बात करें। हालांकि हमारा कंट्रोल रूम 24/7 के बेसिस पे चल रहा है। मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। कहीं से अगर कोई सूचना आएगी तो हम लोग तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए तत्पर हैं और स्टैंड बाई में हमारी सारी व्यवस्थाएं हैं और हम लोग तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और धराली को विस्थापन को लेकर कुछ प्लान है जी। अभी वो मैंने आपको यही बताया कि ये 3 लोगों की जो कमेटी आ रही है सेक्रेटरी रेवेन्यू की अध्यक्षता में, इनके राहत और पुनर्वास के लिए पूरा पैकेज बनाएगी। एक एक प्रभावितों से ये वार्ता करेगी, उनकी काउंसलिंग, उनकी क्या डिमांड है। हमने अपने जो केदारनाथ जी की आपदा 13 की थी उसमें हमने क्या पैकेज दिए थे, हमारा जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसमें क्या पैकेज दिए थे, उनके साथ विचार विमर्श करके एक अच्छा राहत पैकेज उनको दिया जाएगा। और जाहिर बात है कि वह स्थान अब रहने योग्य संभवतः प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, तो उनके यदि विस्थापन की कोई भी बात होगी तो उसको निश्चित रूप से सरकार इसमें कदम उठाएगी।
खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड स्थित जॉली रेस्टोरेंट के पास सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। ITI मालसी और डियर पार्क के आगे तेज बारिश के कारण पानी का बहाव इतना तेज था कि एक कार बहकर सड़क किनारे खाई के मुहाने पर जा फंसी। कार खाई में गिरने ही वाली थी, तभी स्थानीय लोगों ने फायर स्टेशन को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर स्टेशन देहरादून की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का आकलन कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने पूरी सतर्कता से कार को सुरक्षित स्थान पर खींचकर हादसे को टाल दिया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण एक अस्थायी झील बन गई है। इस झील के कारण नीचे के क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई शुरू की है। झील के पानी को निकालने के लिए मुहाने पर मौजूद पेड़ को काटा जा रहा है ताकि पानी को सुरक्षित रूप से निकाला जा सके। SDRF आपदा प्रबंधन टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चलिए अब खबर देहरादून से, जहां भारी बारिश और रिस्पना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जिला प्रशासन ने एहतियातन राजीव नगर क्षेत्र के प्रभावित परिवारों के लिए 15 कमरे स्थानीय गेस्ट हाउस में अधिग्रहित किए। प्रशासन की ओर से इन परिवारों के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी, जबकि मवेशियों के लिए खाली मैदान चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति बिगड़ने पर नदी किनारे रहने वाले परिवारों को तुरंत गेस्ट हाउस में स्थानांतरित किया जाएगा। उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी ने दीपनगर क्षेत्र का दौरा कर राहत कार्यों का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी विवेक रिस्पांस टीमें यानी QRT फील्ड में तैनात है और प्रशासन लगातार विभिन्न तहसीलों से जानकारी लेकर हालात पर कड़ी नजर रखे हुए जनता से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। हमारे 3 QRTs हेडेड बाय SDM और जिसमें इरिगेशन, नगर निगम, जल संस्थान, PWD इनके एक्शियंस लोग रहते हैं, तो वो सारे सुबह से ही मौके पर हैं अपने अपने जोन्स में। और जो संवेदनशील एरियाज़ हैं वहाँ पर ये भी असेस किया जा रहा है कि अगर लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने की आवश्यकता पड़े, उनको टेम्परेरी कैंप्स में हमें शिफ्ट भी करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। अभी इस मोमेंट भी हमारी जो तीनों QRTs हैं वो संवेदनशील एरिया में ही उपस्थित हैं और जो हमारे कंट्रोल रूम है वो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा मैन किया जा रहा है, ताकि कोई भी सूचना मिलती है कहीं से भी पब्लिक की, किसी अधिकारी की, ग्राउंड लेवल ऑफिशियल की, तो उसको त्वरित रूप से एड्रेस किया जा सके। अब खबर रुड़की से है, जहां विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर मंगलौर स्थित विद्युत विभाग के SDO कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार और विभागीय अधिकारियों को चेताया कि अगर उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने के प्रयास किया तो किसान इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए बड़ा आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। आपको बता दें कि आज उत्तराखंड किसान मोर्चा की तरफ से मंगलौर सहित लक्सर, बहदराबाद और भगवानपुर के विद्युत विभाग के कार्यालयों पर एक साथ भारी संख्या में किसानों का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। वहीं मंगलौर SDO गुलशन बलूनी ने कहा कि अभी स्मार्ट मीटर सिर्फ नए कनेक्शन पर लगाए जा रहे हैं, किसानों को अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसान आज धरने पे हैं। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, जबकि सरकार की प्रक्रिया है। वहीं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये इसमें पेनल्टी का तो कोई इशू नहीं है, पेनल्टी दूसरी चीज़ है। जहाँ तक स्मार्ट मीटरों का प्रश्न है, तो केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत लगाए जा रहे हैं, हर राज्य में लगाए जा रहे हैं। और अभी हमने सिर्फ नए संयोजनों पर ये कार्य शुरू किया है। सिर्फ नए संयोजन या जिनका मीटर डिफेक्टिव हुआ है उनके परसर पर भी लगा दें। तो जैसे कि इनकी समस्या थी कि प्रीपेड हम नहीं दे सकते, पहले से पैसे नहीं दे सकते हैं किसान, तो उसको देखते हुए
अभी पोस्ट पेड मोड में लगाए जा रहे हैं, जैसा चल रहा था वैसा ही आपका बिल आएगा। तो इसमें मुझे लगता है नुकसान की जगह फ़ायदा है। आप एनी टाइम अपना रियल टाइम में अपना बिल देख सकते हैं, अपना कंजम्पशन देख सकते हैं, और ज़्यादा तकनीकी रूप से सक्षम है ये मीटर। तो स्मार्ट मीटर एक्चुअली स्टेट का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये RDSS का प्रोग्राम है, तो इस वजह से आज हम मंगलोर SDO के यहाँ बैठे हुए हैं और हमारा एक तो स्मार्ट मीटर का विरोध है, एक यूपी की तर्ज पर निजी 12 जो हैं हमारे नलकूप की, उनकी बिजली फ्री करी जा यूपी की तर्ज पर, और एक जो सिक्योरिटी के नाम पर लूट चला रखी है, इस लूट को बंद करा जाए। किस चीज़ की सिक्योरिटी ले रहे हैं जी? जितनी भी यूनिट बढ़ रही उतने ही पैसे बढ़ा रहे सिक्योरिटी के, हर महीना बढ़ा रहे। एक 17 दिन में बिल आने लगे, पहले 2 महीने में बिल आता है, 17 दिन में बिल आने लगे बिलो जोगे। तो स्मार्ट मीटर को किकर किसान का फसल का पैसा तो साल में एक बार मिलता है, और ये स्मार्ट मीटर को किकर जेल लगे है जी। किस किस जगह आज किसान मोर्चा जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है? लक्सर, भगवानपुर, बहादुराबाद, मंगलोर। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में भारी बारिश के चलते हालात गंभीर हो गए हैं। लगातार बारिश से रिस्पना नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नदी किनारे का पुश्ता ढह गया और 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। SSP ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की। सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और लाउड हेलर से लोगों को सतर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए पुलिस टीमों को पूरी तैयारी में रहने के लिए कहा गया है। जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है, और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए, और ख़ासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुश्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी, जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त, ऐसी पुलिया पर क्रॉस करते तेज़ पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। जैसे अभी सूचना आई थी कार भी बहने की आई थी, इसको पुलिस ने फिर उसको रस्से बांध के निकाला है उसे। तो मौसम के अनुसार अनुकूल जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ को देख कर ही निकले, और बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सेफ स्थानों पर रहें। अब खबर डोईवाला से, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अब तक 2 दावेदारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इनमें कांग्रेस नेता गौरव सिंह और भाजपा नेत्री मंजू नेगी शामिल है, जिससे चुनाव में सीधा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। नामांकन पत्रों को आज दोपहर 3 बजे तक जमा किया जाना है। प्रत्याशियों के बीच नामांकन को लेकर हलचल और रणनीति तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे सभी जो डोईवाला क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अधिकांश सभी हमारे भाई बहनों ने मुझे आज समर्थन दिया, मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और आज हमने एक सुर में हमारे जो ज्येष्ठ प्रमुख कैंडिडेट हैं भाई रणवीर जी को यहाँ पर हम सब ने अपना समर्थन दिया है, और अपनी बहन बीना चौहान जी को अपना समर्थन दिया है। मैं सभी जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने ये समर्थन दिया, मैं आप सभी इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। खबर डोईवाला से, जहां ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अब तक 2 दावेदारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। इनमें कांग्रेस नेता गौरव सिंह और भाजपा नेत्री मंजू नेगी शामिल है, जिससे चुनाव में सीधा मुकाबला होने के संकेत मिल रहे हैं।
वहीं ज्येष्ठ प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। नामांकन पत्रों को आज दोपहर 3 बजे तक जमा किया जाना है। प्रत्याशियों के बीच नामांकन को लेकर हलचल और रणनीति तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन पत्र कुल 4 नामांकन पत्र बिके थे। आज भी नामांकन पत्र कनिष्ठ और ज्येष्ठ के गए हैं, एक संख्या में अभी तक गए हैं, लेकिन आज नामांकन पत्र 1 बजे तक ही बिकेंगे और 3 बजे तक नाम जमा करना है। तो जिन लोगों को भी नामांकन पत्र खरीदना है वो अपना टाइम के अंतर्गत ले ले और 3 बजे तक उसको फॉर्म को जमा कर दें। इसके अलावा क्या चुनाव के कार्यक्रम घोषित हो गए, जिसमें कि आज नामांकन पत्रों को प्राप्त करना है 3 बजे तक। उसके बाद जो है 3:30 बजे बाद आज ही नामांकन पत्रों की जांच होगी, कार्य समाप्ति तक वो चलेगा। कल जो है नाम पत्रों के जिन्होंने नामांकन किया है, अगर उसमें से कोई नाम वापस लेना चाहता है तो कल नाम वापसी का दिन है। उसके उपरांत जो है यदि आवश्यक हुआ तो 14 को जो है मतदान। बढ़ेंगे आगे। कालाडूंगी क्षेत्र में देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते नगर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई स्थानों पर भारी जलभराव हो गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ और डर का माहौल बन गया। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जो बिल्कुल सटीक साबित हुई। क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे आसपास के गांवों और कस्बों में खतरा और बढ़ गया। आज जिला पंचायत पौड़ी के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा करने की समय था और 3:30 बजे से उनका परीक्षण किया गया, जांच की गई। तो 2 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र वैध पाए गए हैं और 4 उपाध्यक्ष पद के लिए वैध पाए गए हैं। अब इनमें कल नाम वापसी का दिन है। अगर कल कोई बार नाम वापस लेता है तो उसके बाद फिर वो होगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा। यदि चुनाव होगा तो 14 तारीख को वोटिंग होगी इसमें और उसी दिन काउंटिंग होगी, उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है और इन जो भी मुझे अगर जीत हमारी होती है तो इन 5। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6.13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी नहर पटरी गुर्जर बस्ती के पास से की गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान साकिर पुत्र जाबीर निवासी मोहल्ला जाड़ान पीठ बाजार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है और नियमित चेकिंग की जा रही है। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने उम्मीदवारों का नामांकन किया। कांग्रेस नेत्री सुखविंदर कौर ने अध्यक्ष पद के लिए और अभिषेक सिंह ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में देहरादून जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन कांग्रेस के साथ है और पार्टी मजबूत स्थिति में है। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। चलिए, देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।